नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो बड़ी आंत रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम का, हम कह सकते हैं कि जो आखिरी हिस्सा की शुरुआत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद हम लोग रेक्टम और एनल जिसे हम लोग कहते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। कुछ बेसिक चीजें मैं ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर कर चुका हूं। आप वो जो वीडियो है चैनल विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मैंने उसका एक वीडियो दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिखाई देगा डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो। अब क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो शुरुआत होती है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहती है, छोटी आंत जिसे हम लोग कहते हैं, वो जहां पे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन से यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जहां अपना फूड जो है छोड़ती है, तो वहां से असल में लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआत होता है। तो ये जो आपको स्क्वायर शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आज कुछ बेसिक जानकारियां लेने वाले हैं। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पे जब जो अपना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसे हम लोग फूड नहीं कह सकते और फीकल भी नहीं कह सकते, फीकल जो वेस्ट मटेरियल जो हम लोग निकालते हैं, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, जो कि इस प्रोसीजर के थ्रू क्या होता है, जो फाइनल एब्सॉर्प्शन होता है वो एब्सॉर्प्शन होती है, फीकल मटेरियल बॉडी के बाहर निकलता है। तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन से जितना भी फूड जो है वो डाइजेशन हो गया, तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो है वो यहाँ पे कलेक्शन होता है इस पोर्शन पे लार्ज इंटेस्टाइन के, जिसे कहा जाता है सीकम। सीकम क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक थैली जैसा एक स्ट्रक्चर रहता है, जिसमें जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कलेक्शन होता है और कुछ समय के लिए स्टोर होता है। वहां पे क्या होता है, ये रिसीव करता है फूड और सॉल्ट और मिनरल्स जो है वो उसे एब्सॉर्ब कर देता है। जो बाकी उसमें पार्शियली एब्सॉर्ब फूड में रहते हैं, उसमें से मैक्सिमम जो सॉल्ट और मिनरल्स हैं वो उसे रीएब्सॉर्ब या एब्सॉर्ब जो है बॉडी के लिए कर लेता है। साथ ही यहाँ पे वो म्यूकस सब्सटेंस जो है उसके साथ ऐड करता है। जैसे ही अगर पार्शियल डाइजेस्टेड फूड से ये सब्सटेंस निकलते जाते हैं तो वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे म्यूकस जो है, चिपचिपा पदार्थ है, जो लिक्विड रहता है, वो उसमें लार जैसा जिसे हम लोग कहते हैं वो उसमें रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्टिकी रहता है, चिपचिपा जो रहता है पदार्थ वो रहता है, और वो म्यूकस रिलीज करने का काम भी यहाँ से जो है वो मैक्सिमम शुरुआत हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, ये डिसेंडिंग कॉलम है, और ये एस जो स्ट्रक्चर है ये से सिग्मोइड कॉलम कहा जाता है। यहाँ पे रहता है रेक्टम और ये एनल। तो यहाँ से पूरी प्रोसीजर जो है वो पार्शियलाइज्ड फूड की वो यहाँ से होती है, फाइनल एब्सॉर्प्शन होके जो फीकल मटेरियल रहता है वो यहाँ से निकलता है। रेक्टम में वो स्टोर होता है कुछ समय के लिए फूड, और उसके बाद जो रहते जो फीकल मटेरियल रहता है, और उसके बाद जो एनल रहता है, यहाँ पे एनल में दो स्फिंक्टर रहते हैं। मैं इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में बता चुका हूँ। एक रहता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर, और जो बाहर रहता है, जो फाइनल जिसे ओपनिंग जिसे हम लोग कहते हैं, उसे कहा जाता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इस प्रकार का ओपनिंग कह सकते हैं, उसे वॉल कह सकते हैं, दरवाजा कह सकते हैं। ये मैंने इसके बारे में भी क्लियर किया है। तो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे रेक्टम में फीकल जमा हो जाता है तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है वो खुल जाता है। एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो रहता है वो हम लोग कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, जब तक हम लोग बाथरूम जाते हैं, जब तक हम लोग बैठते हैं पोटी वगैरह के लिए, तो वो उस समय तक हम लोग उसे कुछ समय के लिए ही हम लोग उसे होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग समय के लिए हम लोग ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ समय के लिए हमारे कंट्रोल में ये रहता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो असेंडिंग कॉलम है यहाँ का, ये 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जो ट्रांसवर्स कॉलम है ये 50 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई है इसकी। जो डिसेंडिंग कॉलम है यहाँ का, वो 20 से 30 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। सिग्मोइड जो एस टाइप स्ट्रक्चर रहता है, ये सिग्मोइड कॉलम, ये 30 से 40 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई रहती है। रेक्टम एक थैली जैसा ये भी स्ट्रक्चर रहता है, इसे 18 से 20 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। और फाइनल जो एनल है, एनल कैनल जिसे कह सकते हैं, ये 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई रहती है। तो यहां तक हमने अभी समझ लिया। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल समझ लेते हैं। ये बीच में जो आपको एक पट्टी जैसी आपको दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग बैंड हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझेंगे, और ये हॉस्ट्रा क्या रहता है उसके बारे में समझेंगे। तो पहले हम लोग इसके पहले ये समझ लेते हैं कि जो इसकी जो लेयर्स रहती हैं, मतलब इसका अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अगर सेक्शन लिया जाए तो उसमें जो हम लोग अगर माइक्रोस्कोप में या किसमें अगर देखते हैं, उसमें जो अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं, तो वो लेयर कौन सी रहती हैं और उसका क्या क्या काम रहता है, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। जो बाहर की सबसे बड़ी बाहर की जो लेयर रहती है, इसे कहा जाता है सेरोसा लेयर। ये विसरल पार्ट ऑफ पेरिटोनियम रहता है, मतलब जो
डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करता है दूसरे ऑर्गन से, जो एक लेयर रहती है उसे पेरिटोनियम लेयर कहा जाता है। तो पेरिटोनियम लेयर का ही एक विसरल पार्ट यानी कि उसके जैसा ही या फिर उसी से निकला हुआ एक हिस्सा जो रहता है वो एक बाहर की लेयर जो बना लेता है लार्ज इंटेस्टाइन की, उसे कहा जाता है सिरोसा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंदर अगर आते हैं तो पहली लेयर जो रहती है तो ये 2 लेयर से बनी रहती है, जिससे हम लोग मस्कुलर लेयर जिसे हम लोग कहते हैं। तो मस्कुलर लेयर के भी 2 पार्ट रहते हैं, एक है लॉन्जिट्यूडनल मसल और एक है सर्कुलर मसल। तो लॉन्जिट्यूडनल मसल पहले आता है, उसके बाद अंदर हम आए तो सर्कुलर मसल्स जो है वो आते हैं। ये जो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इसके बाद जो लेयर वो सब म्यूकोजा लेयर। तो सब म्यूकोजा लेयर में सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड वेजल्स और नर्व्स जो हैं वो वहां पे सप्लाई होती हैं, और सबसे अंदर की जो लेयर रहती है उसे कहा जाता है म्यूकोजा लेयर। तो ये म्यूकोजा लेयर आपको यहाँ पे जो है दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट क्लियर कर लेता हूं, एक है टाइनिया कोलाई और दूसरा हम लोग देखते हैं कि जो हॉस्ट्रा जो है वो, इसका मतलब क्या है। तो ये जो टाइनिया कोला है, तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल मसल है, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल एक कॉन्ट्रैक्ट होके एक जगह पे इस तरीके से आ जाते हैं और एक बैंड बना लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या रहता है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है उसे बड़ा करने में ये हेल्प करता है, और साथ ही ये बीच बीच में, जैसे आपको ये फिंगर्स दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे से जो ये खाचका टाइप आ रहा है, तो ये इस तरीके से बीच बीच में और ये फोल्ड कर देता है। तो फोल्ड होने की वजह से जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है एक, कि आपको जो ये गोल गोल दिखाई देंगे अगर लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप किसी इमेज में अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से रहती है, और एक इमेज सर्कुलर जो रहता है गोल गोल जैसा इस तरीके से बना लेती है। तो ये जो गोल स्ट्रक्चर जो एक बनता है वो भी एक क्या करता है, उसे कहा जाता है हॉस्ट्रा, और ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करता है। साथ ही ये फूड को क्रंच करने का काम करता है, फूड को और क्रंच करने का और मिलाने का जो काम करता है, और बाकी का जो विटामिन मिनरल्स जो रहता है वो फाइनल एब्सॉर्प्शन करने में भी ये हेल्प करता है, और जो फीकल मटेरियल जो जमा बनना शुरू हो जाता है उसे आगे पुश करने का काम भी जो है वो इस तरीके से करता है। तो ये जो मसल है, तो यहाँ पे जो लेयर रहती है इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है आगे जाता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीलिया टाइप जो स्ट्रक्चर रहता है वो यहाँ पे नहीं रहता है, वो काम यहाँ पे मस्कुलर लेयर करती है। तो मान लीजिए ये जो मस्कुलर लेयर रहती है इसमें, तो वो इस तरीके से काम करती है, इस तरीके, तो वो फूड को जो है वो आगे बढ़ाने में ये इस तरीके से हेल्प करती है। तो इस तरीके से वो मूव करता है, फूड जो फाइनल फीकल मटेरियल है वो धीरे धीरे वो आगे पास ऑन होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये इंडर जो ये पूरा लेयर है जो लार्ज इंटेस्टाइन की लेयर बनी हुई है इंटरनल, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियस सेल से ही बनी हुई है। तो ये जो इंटरनल जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे अंदर वाली लेयर, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जिगजैग मैंने बना है, ये है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियस सेल। ये भी 2 सब कैटेगराइज किए गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको फोल्ड आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये छोटे छोटे शेड रहते हैं, ये इस तरीके से आपको शेड जो है वो दिखाई देंगे। तो इस शेड को जो है वो क्राइप्स कहा जाता है, CRYPTS क्राइप्स कहा जाता है। इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल रहती हैं वो 2 तरह की रहती हैं, एक रहती है एब्सॉर्प्टिव एपिथेलियल सेल, दूसरी रहती है गॉबलेट जो है वो सेल्स रहती हैं। दोनों का काम क्या है वो समझ लेते हैं। जो एब्सॉर्प्टिव है, तो जो फाइनल वाटर और न्यूट्रिशन जो रहता है वो उसे एब्सॉर्ब कर लेती है। अब वाटर और न्यूट्रिशन जो पार्शियल डाइट से फूड से अगर निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो फाइनल फीका मटेरियल रहेगा वो ड्राई होता जाएगा। वो ड्राई होने से बचने के लिए गॉबलेट सेल क्या करती हैं, उसमें म्यूकस ऐड करती हैं, थोड़ा सा उसे चिपचिपा और सॉफ्ट बनाने का काम है, ताकि वो इजीली जो है वो आगे मूव हो जाए। तो ये काम रहता है फाइनल एब्सॉर्प्टिव और गॉबलेट सेल का, और वो आगे इसको मूव करके फाइनली वो फीकल मटेरियल जो रहता है वो शरीर के बाहर जो है वो निकाला जाता है, जिससे हम लोग पोटी कहते हैं या फिर फीकल मटेरियल कह सकते हैं। ये एक सिंपल टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर। अब एक आखिरी में बता देता हूं कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर रहता है वो ज्यादा रहता है, इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे और चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।